नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एक नहीं दो नहीं चार चार केमिकल्स कंपनी के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। बहुत सारा केमिकल्स कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा और कब इस केमिकल सेक्टर में फिर से ग्रोथ होने वाला है और इनमें से कौन सा कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से सारे वीडियोस आपको सीखने के लिए मिलता है। तो अगर सीखने के लिए और काम करने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अभी देखिए केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है इंडिया में वो किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए द मार्केट साइज ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर इन इंडिया अराउंड 215 बिलियन डॉलर का। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो ग्रोथ हो रहा है वो 300 बिलियन बाय 2025 में। तो आशा किया जाए 2025 में 300 बिलियन हो जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। अभी देखिए 2021 से 2022 तक जो डेटा है उस डेटा के आधार के हिसाब से बताया जा रहा है कि 12.5% के आसपास, 12.5 से 13% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है इस सेक्टर में। तो केमिकल एक ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हर जगह पे यूज किया जाता है। तो केमिकल अगर देखा जाए तो केमिकल से बहुत ज़्यादा सारे चीज़ों को बनाने के लिए, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो हाइजेनिक कोई प्रोडक्ट हो, साथ ही साथ देखा जाए तो रबर हो, चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे वो खाने पीने का चीज़ हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एनिमल फूड्स हो, तो सारी चीज़ों के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है हर जगह पे, हर दिशा में। फार्मास्यूटिकल से लेकर प्लास्टिक से लेकर तो हर जगह पे केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो उनमें से आज मैं 4 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। ये चारों कंपनी आज आपको डिस्काउंट में मिलेगा, मतलब सस्ते प्राइस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि चारों कंपनी कोई बेकार नहीं है, चारों कंपनी बेस्ट है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस चारों कंपनी बेस्ट है और इस चारों कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। तो इस चारों कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार जरूर रिसर्च कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए कंपनी के नाम में ही फाइन है। ऑब्वियसली इस कंपनी फाइन ऑर्गेनिक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे फूड जो इंग्रेडिएंट है उसको बनाने के लिए केमिकल का यूज इसी कंपनी का किया जाता है। साथ ही साथ पॉलीमर अधिसाब है, जो ग्लूगम होते हैं, जो स्टिकर होते हैं, इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली केमिकल का यूज किया जाता है, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है तो वो भी बनाने के लिए जो केमिकल्स का यूज किया जाता है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो फूड जो एनिमल फूड है, मतलब न्यूट्रिशन के लिए है, जो एनिमल्स के लिए, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कोटिंग, कलर कोटिंग के ऊपर जो केमिकल का यूज किया जाता है वो भी यही कंपनी बनाते हैं। अदर्स जो मतलब इंग्रेडिएंट है उसको बनाने के लिए भी एक केमिकल का जरूरत पड़ता है, वो भी यही कंपनी बनाता है। तो बेसिकली कंपनी का जो सेक्टर है, बिजनेस है, उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुके हैं। अभी कंपनीज के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बात, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं कैपेक्स को आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी देखिए इस खराब टाइम में भी खुद के कैपेक्स को मेंटेन करते चले जा रहे हैं। पिछले साल में जो कैपेक्स था वो अराउंड 80 करोड़ था, उससे पहले सिर्फ 60 करोड़ था। अभी कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं अराउंड अराउंड 86 करोड़। इसका मतलब एक खराब टाइम, मतलब जब केमिकल सेक्टर में मार्केट में डिमांड कम है उस टाइम में भी इस फाइन ऑर्गेनिक क्या कर रहा है, खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करें, आप देख सकते हो फूड एंड प्लास्टिक अधिसाब इंडस्ट्रीज में कंपनी 90% मार्केट शेयर लेके रखा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ओलोकेमिकल अधिसाब है उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर है। तो बेसिकली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 100% काम कर रहा है और इंडिया में 30% कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 68% के आसपास प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में अभी चलो फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, 13,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते में ही है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी जबरदस्त है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप सेल देखेंगे कंपनी के सेल्स लास्ट ईयर में कंपनी के सेल्स कम हुआ, नहीं तो इतने सालों तक कंपनी बहुत शानदार तरीके से सेल्स को बढ़ा रहे थे। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट का ग्रोथ किया 590 करोड़ से
360 करोड़ के आसपास हुआ। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, दो तरीके से प्रॉब्लम होते हैं भाई, एक इंटरनल प्रॉब्लम, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो इस कंपनी के ऊपर इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टोटल जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नली है। मतलब पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन में है। तो जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। तो आप खुद ही देख सकते हैं इस कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा था। अच्छा खासा 20% के एवरेज ग्रोथ हो रहा था। लास्ट ईयर में सेल्स ग्रोथ कम हो गया और मतलब नेगेटिव में चला गया, और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार हो रहा था। अभी लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो गया। मतलब क्या है, कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टोटली सेक्टर के प्रॉब्लम है, तो जिसके चलते नेगेटिविटी देखने को मिला। बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता देखने को मिलेगा, सॉरी, सीएजीआर का जो रिटर्न है वो कम होता देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके कंपनी फिर से रिकवरी इसको कर लेंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी के रिजर्व के साथ साथ कंपनी के बोरिंग्स एकदम जीरो हो चुके हैं। एकदम ना के बराबर बोरिंग्स है, कोई भी कर्जा नहीं है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया जा रहा है। और कंपनी के हाथ में, अगर कैश के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के टोटल हाथ में कैश है 950 करोड़, और कंपनी इस बार ट्रेड रिसीव किया है 350 करोड़। तो अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, प्रोमोटर के पास देखिए 75% होल्डिंग है, और एफएस के पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एफएस ने बेचा 4.5% के आसपास, और डीएस के पास 10% होल्डिंग है। अभी क्वेश्चन है कि एफएस ने माल क्यों बेचा, क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल सेक्टर की जो डिमांड है वो डिमांड उतना आने वाला नहीं है। तो जिसके चलते मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा माल बेच रहा है, बाद में वो नीचे लेवल से, ग्राउंड लेवल से वो फिर से खरीदारी करेंगे। अभी इस कंपनी के चार्ट पढ़ने के बारे में बात करूँ, देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी कितना धमाका परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद देखिए टॉप लेवल से कंपनी को बिग क्रैश देखने को मिला, मतलब बिग फॉल देखने को मिला। टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ, ऑलमोस्ट 40% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। और मुझे लगता है यहाँ से अगर रीबैक करे तो भी एक बहुत बड़ा जर्नी हो सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं इसीलिए फेवरेट बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, सॉरी, हाँ, सॉरी, परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। मतलब कंपनी वही सेक्टर को पकड़ के रखा है जिस सेक्टर में मार्केट का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसके चलते ये बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे देखा जाए तो कर मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस ओपन होंगे जहाँ पे केमिकल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल का डिमांड तो हमेशा है ही। एग्रो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, और एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि खाने पीने का चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो उस बेसिस में इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस सेक्टर के ऊपर। तो अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में मैं अनाउंसमेंट करूँ, सॉरी, बात करूंगा। तो कैपेक्स इस कंपनी के ऊपर धमाका देखने को मिला। जो पिछले बार कंपनी का कैपेक्स था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 170 करोड़, उससे पहले था 139 करोड़, और इस बार कंपनी का कैपेक्स बढ़ के हो चुके 226 करोड़। तो सोचिए, जिस कंपनी के आज मार्केट में सेल डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट डाउन है, उस टाइम में भी कंपनी खुद के कैपेक्स के ऊपर ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो वॉरेन बफेट जी की एक बात हमेशा मैं याद रखता हूँ कि हमेशा वही कंपनी के ऊपर काम करना जो कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली और फ्यूचर डिमांडेबल कंपनी है, और वो कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है तो उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको शायद दोबारा ना मिल सकता है। इस बात को सुनकर काली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आपके क्या ओपिनियन होगा इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो बेसिकली कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 67% काम कर रहा है, और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 19%, एफएमसीजी के ऊपर 13%, और बाकी अदर्स के ऊपर 1%। तो कंपनी देखिए जो बिजनेस है वो बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करे ऑल ओवर इंडिया में। डोमेस्टिक 92% और साथ ही साथ इम्पोर्टेड 7.7% के आसपास। कंपनी इंडिया में 36% प्रोडक्ट को बेच रहा है, चाइना में 22%, अमेरिका में 17%, यूरोप में 14%, और अदर्स कंट्रीज में 11%। ऑल ओवर वर्ल्ड को कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है। तो जहाँ पे कंपनी का एक डिमांड हमेशा होता हुआ देखने को मिलेगा, करंट कुछ लेवल्स में कंपनी का डिमांड कम हुआ है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 14,000 करोड़ का कंपनी है, और बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। आरओसी आरई जबरदस्त है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत शानदार है। और
बेसिकली इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर में सेल्स कम हुआ क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम है, तो इसमें सेल्स कम दिखेगा। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए धीरे धीरे करके एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर में नेगेटिव दिखेगा, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। कंपनी आज तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा लॉस दिया। इसको देखकर चिंता मत करिएगा कि हाँ कंपनी लॉस दिया तो बेकार कंपनी है। मैं पहले बोल चुका हूँ सेक्टर में डिमांड नहीं है, सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी फिर से ग्रोथ कर पाएंगे। कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी के हाथ में रिजर्व बहुत शानदार है, करीबन 1100 करोड़। हाथ में फिक्स एसेट 650 करोड़ और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 57 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट मिला 116 करोड़ के आसपास, हाथ में कैश 11 करोड़ के आसपास है। अभी टोटल जो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 74%। अभी देखिए म्यूचुअल फंड भी 4.5% होल्डिंग रखे हैं और एफएस के पास 5.5% होल्डिंग है। तो बेसिकली कंपनी छोटा है, रिक्सी है, फिर भी फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बाकी कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा ग्रोथ करा था। उसके बाद टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुके हैं। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं। मेरे हिसाब से केमिकल सेक्टर में अगर सबसे मुझे कोई कंपनी पसंद लगता है वो है दीपक नाइट्रेट, क्योंकि इसका मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। क्योंकि इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो दिखाऊंगा। उससे पहले दीपक नाइट्रेट के जो प्रोडक्ट देखिए आप सभी जानते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है उनमें से 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। 75% मार्केट शेयर सोडियम नाइट्रेट के इसी के पास है। सोचिए कंपनी सेक्टर में कितना बड़ा तेजी से ग्रोथ करने वाला है। और बेसिकली कंपनी 45 कंट्रीज को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर और 56 जो एप्लीकेशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। 1000 से भी ज़्यादा इसका कस्टमर है और प्रोडक्ट टोटल कैपेसिटी है 100 के आसपास, मतलब 100 अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी के पास है। तो कंपनी का जो बिजनेस है और इसका जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हाई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथेबल जगह पे कंपनी लेके जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल्स से लेकर एग्रोकेमिकल्स से लेकर रीजन से लेकर पर्सनल केयर, पेपर, साथ ही साथ डाइस एंड पिगमेंट्स, साथ ही अधिसाब, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स, कोटिंग से लेकर फ्यूल जो एडिटिव्स है, साथ ही साथ कंपनी अलग अलग डिटर्जेंट से लेकर अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। और इसका क्लाइंट बेस भी आप देखेंगे तो बियर इसका क्लाइंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका क्लाइंट है, इंडियन ऑयल, लॉरियल, बीएसएफ, साथ ही साथ रिलायंस, निरमा, तो टाटा भी इसका क्लाइंट्स है। तो बड़े से बड़े दिग्गज क्लाइंट इसके पास है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का कैपेक्स देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया 519 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के कुछ ग्लोबली मार्केट में जो मतलब सोडियम नाइट्रेट है उसके ऊपर 60% मार्केट शेयर है। फ्यूल एडिटिव के ऊपर 75% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ नाइट्रो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। और जो ऑप्टिकल जो जो ब्राइटिंग एजेंट्स है उसके ऊपर 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो जो बिजनेस हो रहा है वो इंडिया में 80%, यूरोप में 10%, एशिया में 5.2%, यूएसए में 4% और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 0.8% के आसपास। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बहुत डिमांडेबल है। जैसे कलर बनाने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 62%, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर 22% यूज़ किया जा रहा है। बाकी फ्यूल के ऊपर 9% एंड फार्मा के ऊपर 4% एंड अदर्स के ऊपर 3%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ करा है वो आपके साथ में शेयर किया हो। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे लगता है अभी से जर्नी स्टार्ट हुआ है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, फिर भी कोई बात नहीं, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। कंपनी के साल भर की जो डेटा है उसके बारे में बात करूँ, देखिए केमिकल सेक्टर में डिमांड कम होने के बाद भी इस कंपनी के सेल्स उतना कम नहीं हुआ। सेल्स अच्छा खासा कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखिए लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव दिखेगा ही, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ मार्केट में डिमांड कम हुआ है। तो बाकी देखिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया और अच्छा खासा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखने को मिला। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया।
तो कंपनी की इस बार टोटल ट्रेड कितना रिसीव हुआ, प्रोजेक्ट कंपनी को मिला करीबन 1200 करोड़ के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड के पास 9% और बाकी एफ के पास 6.5%। बाकी देखिए एफ के साथ साथ अगर मैं डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस के पास कितना होल्डिंग है, 10% के आसपास। तो बेसिकली हर किसी के पास होल्डिंग्स है। अभी रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी धमाका जैसे रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। अगर कंपनी के टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 13,700% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से जर्नी वो और भी कंटिन्यू कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अतुल लिमिटेड। तो अतुल लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर में मैं बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हाई डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इसके ऊपर मैं ध्यान से आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कशन करूंगा। आप देखेंगे इसका भी जो प्रोडक्ट है, जो मतलब देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज में, कलर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, साथ ही साथ न्यूट्रिशन के ऊपर, तो पावर सेगमेंट के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इस तरीके से सारे सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करे। तो कंपनी 75 ईयर्स का कंपनी का एक्सपीरियंस है। कंपनी का 900 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो उसके साथ साथ कंपनी के जो टोटल कस्टमर है 4000 से भी ज़्यादा है। कंपनी के 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। तो कंपनी के बेसिकली जो बिजनेस है, इस बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। कितना ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर आप प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। बेसिकली कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करूंगा। कंपनी कैपेक्स को कितना इंक्रीज किया। पिछले सालों में कंपनी का कैपेक्स 850 करोड़ था। इस बार वो घट के 500 करोड़ हो चुके हैं। फिर भी कंपनी कैपेक्स को उतना भी कम नहीं किया। पहले बहुत कम था, वो धीरे धीरे करके कैपेक्स को बढ़ा रहा है। कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए आप देख सकते हैं जो डेप्सन है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। बाकी जो मतलब पी ट्रिपल आई है, सॉरी डबल आई है, इसके ऊपर 95% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रोथ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 67% बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कंपनी 32% बिजनेस कर रहा है। और कंपनी के देखिए पॉलीमर इंडस्ट्रीज में कंपनी 47% केमिकल को बेचते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज में कंपनी 23% प्रोडक्ट को बेचते हैं। कलर इंडस्ट्रीज को 19% एंड बाकी केमिकल सेक्टर के ऊपर 9.7% के आसपास। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो देखा जाए तो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 65% एंड लाइफ साइंस केमिकल्स के ऊपर 29%। तो कंपनी पॉलीमर से लेकर कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन से लेकर बाकी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 17,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिला और कंपनी के आरओई में उतने तक ग्रोथ नहीं है। हाँ, कर्जा एकदम जीरो है, इनकम अच्छा खासा है, डेप्थ भी सॉरी प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा था। लास्ट ईयर में थोड़ा सा सेल्स कम हुआ और अभी कंपनी के ऊपर एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुए। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। फिर भी छोटा कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन तो बनेगा और इसके साथ साथ सेक्टर में भी स्लो डाउन है तो इसका तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर नेगेटिव है और इसलिए कंपनी कुछ रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए और कंपनी आपको अच्छा खासा आरओसी देखने को मिला है। कंपनी के बैलेंस शीट में अच्छा खासा रिजर्व है। कंटिन्यूसली कंपनी रिजर्व को बढ़ाते चले गए, 750 करोड़ से 5,000 करोड़ तक कंपनी के रिजर्व देखने को मिले। डेप्थ कम है, हाथ में फिक्स एसेट अच्छा खासा है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है इस बार 228 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी के इस बार टोटल प्रोजेक्ट मिला 900 करोड़ के आसपास। और बेसिकली कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट मिला अच्छा खासा प्रोजेक्ट इस बार मिला है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 35% के आसपास। और एफ के पास कितना है, 17%। और सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 17% और एफ के पास 8% के आसपास। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड से देखूँ, अगर स्टार्टिंग पीरियड से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 12,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है एक जर्नी तो कंपनी कर चुके हैं। अभी जो क्रैश हुआ है कंपनी का टॉप लेवल से डाउन लेवल तक 50% के आसपास है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में कंपनी शेयर को दे रहा है। तो एक बार रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए। तो इस चारों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए और स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।